लालच में आकर 2 बच्चों की मां से शादी करके उसकी दौलत पर अय्याशी करने लगा। फिर दौलत की लालच में एक रोज बीवी को कत्ल करने उसके कमरे में गया तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि जिससे मैंने शादी की वो रात को तो लोग सच कहते हैं कि पैसा कमाने की हिर्स कभी ख़त्म नहीं होती। ये लालच बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और ख़ासकर तब जब दौलत मुफ्त में आपके हाथ लगे और कोई मेहनत करनी ना पड़े, तब इस पैसे की कदर नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने ये पैसा मुश्किलों से कमाया होता है उनको हमेशा पैसे की कदर होती है, क्योंकि ये पैसा उनकी खून पसीने की कमाई होता है। बड़ी मुश्किलों से वो लोग इस मुकाम पर पहुंचते हैं, मगर मैंने हमेशा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना था। पैसे की लालच में आकर मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली थी जिसके 2 बच्चे थे। चूँकि इस औरत के आगे पीछे और कोई नहीं था, वो बेसहारा थी, तो मैंने इसको जज्बाती सहारा दिया और हौले हौले इसके करीब आने लगा। औरत ज़ात तो होती ही जज्बाती है, खासकर तब जब वो जिंदगी के ऐसे फेज से गुजर रही होती है जहाँ उसे तन्हाई का एहसास शिद्दत से हो रहा होता है, जब सारी दुनिया उसे अपनी दुश्मन लगने लगती है। तब जब आगे बढ़कर कोई सहारा दे तो ज़्यादा देर नहीं लगती उस औरत को मर्द की तरफ आने में। मैंने जोया और उसके बच्चों को इस हद तक ट्रैप किया था कि वो लोग अब मेरे बगैर नहीं रह सकते थे। जोया मुझसे शादी करने पर मजबूर हो गई थी और हमारी शादी सादगी से हो गई थी, और मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था। ये सब मैंने प्लानिंग के तहत किया था। शुरू में तो मैं काफ़ी मोहतात रहा था, मगर हौले हौले जब उसका सारा पैसा और सारे इख्तियारात उसने मुझे सौंप दिए तो मैंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मज़ीद मैं ये नाटक नहीं कर सकता था। अच्छा बनते बनते मैं उकता गया था। मेरी बीवी ये रूप देखकर हैरान रह गई थी। बच्चे मेरे करीब अब नहीं आते थे क्योंकि मैं उन्हें डांट टिपट करता था और वो खौफज़दा हो गए थे। जोया के चेहरे पर फैले हुए पछतावे को मैं अच्छी तरह पढ़ और देख सकता था, मगर वो खामोश रहती थी और मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मैं जहाँ मर्जी पैसे लुटाता, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता था, उनके साथ घूमने जाता था, पैसा पानी की तरह बहाता था। 1 साल का अरसा ऐसे गुजर गया। अब मेरी बीवी ने मुझ पर रोक टोक शुरू कर दिया और मना करने लगी कि ज़्यादा पैसा मत उड़ाओ, ये मेरे बच्चों का पैसा है और उनके बाप की मलकियत है। अगर तुम इस तरह दोनों हाथों से पैसा उड़ाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। पैसा चाहे जितना भी हो, बैठ के खाने से और उड़ाने से वो ख़त्म ही हो जाता है। बीवी की बातें मुझे सख्त बुरी लगती और मुझे बहुत गुस्सा आता कि मुझे रोक टोक क्यों कर रही है, मुझे पैसे उड़ाने से क्यों रोक रही है। इस बात पर हम दोनों के बहुत झगड़े होने लगे थे। बीवी के तेवर देखकर मुझे लग रहा था कि ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहेगी। इससे पहले कि मेरी बीवी कोई फैसला करती, अब मुझे कोई फैसला करना था और मैं दिल ही दिल में नए मंसूबे बनाने लगा था। और आखिरकार मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था कि मेरी बीवी अब मुझे पैसा नहीं देगी और इससे पहले वो मुझसे अलहदगी इख्तियार करती, मैंने इसको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। रात के 3 बजे मुझे पता था सब लोग गहरी नींद सो रहे हैं। मैं आराम आराम से चलता हुआ अपनी बीवी के कमरे में गया। मैं अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं गया था। मैंने सोच लिया था कि सोते में ही तकिया उसके मुंह के ऊपर देकर इसको मार डालूंगा, क्योंकि अगर इस तरह जोया की आंख खुल गई और उसने मुझे देख भी लिया तो मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं होगा, तो उसे मुझ पर शक नहीं होगा और मैं अगले दिन अपना काम कर लेता। अगर मैं उसे किसी आले से कत्ल करता तो पुलिस ज़रूर तफ्तीश करती और सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आ जाता और मुझे लेने के देने पड़ जाते। दौलत भी हाथ से चली जाती और जेल भी मुकद्दर ठहरता। जैसे ही बगैर आवाज़ के मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। जिससे मैंने शादी की थी वो तो रात को मैं कांपती हुई टांगों से कमरे में दाखिल हुआ था। मेरी बीवी सोई नहीं थी, जागते हुए मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे इरादों से आगाह हो गई हो। ये सोचते हुए मेरे पसीने छूट गए कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और अब तक चेहरा अपनी कशिश खो चुका था, मगर फिर भी उस पर एक ठहराव सा था। एक बार उसके चेहरे की तरफ देखने वाला वापस पलटकर दोबारा ज़रूर देखता था। उसने मुझसे अपने कमरे में आने की वजह पूछी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था। अब हम दोनों अलग कमरे में सोते थे। जब से उसने मुझे रुपया पैसा देना बंद किया था, तब से मैंने भी उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी।
उसे लगा था कि शायद मैं नादिम होकर उसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और एकदम दरवाज़ा खोल कर देखा और फिर कमरे से निकलकर चला गया। जाते वक्त मुझे उसके चेहरे पर मायूसी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि वो मुझे पैसा खर्च करने क्यों नहीं दे रही। जिस मकसद के लिए मैंने उससे शादी की थी, मेरा वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा था। थोड़ा अरसा मैंने उसके पैसे पर ऐश की थी, जब उसने मुझे पैसा देना बंद कर दिया था, और यही बात मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेजार कर गई थी। पहले तो मैं उससे फिर भी कभी कभार नर्म लहजे में बात कर लिया करता था, बल्कि शादी के बाद शुरू के दिनों में मैंने उसे काफ़ी प्यार और मोहब्बत दी थी, मगर जब उसने मेरे हाथ से पैसा खींचा था, मुझे वो जहर जैसी लगने लगी थी। इसलिए मैंने भी टेढ़ी उंगली से घी निकालने का सोच लिया था। मैंने उसे मारने का मंसूबा बना लिया था। क्या हो गया था अगर मैं एक बार नाकाम हो गया था, फिर कभी सही। यही सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दे ली थी। अगले दिन मैंने उसके सोने की अच्छी तरह से तसल्ली की और तकिया लेकर दोबारा उसके कमरे में चला गया। मैंने आज दोबारा कल वाली गलती नहीं की थी। मैंने आज उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो खाना किचन में रखकर कुछ देर के लिए बाहर गई थी, तो मैंने बहुत सफाई से अपना काम कर दिया था, ताकि उसे शक भी ना हो सके कि उसके खाने के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं उसका काम तमाम करने वाला था। मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई बहुत ज़्यादा गहरी नींद सो रही थी। शायद गोलियों ने अपना असर जल्द दिखाना शुरू कर दिया था और उसे सीधे होकर लेटने का होश भी नहीं रहा था। मैं तकिया उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने तकिया उठाकर उसके मुंह पर रखना चाहा ही था कि उसने अचानक आंखें खोलकर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसके अचानक आंखें खोल के मेरी तरफ देखने पर मैं घबरा गया। वो मुझे जिन नज़रों से इस वक्त देख रही थी, वो मुझे शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गाड़ रही थी। मैंने जल्दी से उससे बहाना किया कि वो आड़ी तिरछी सो रही थी और सर के नीचे तकिया भी नहीं था। मैंने सोचा उसकी गर्दन में दर्द होने ना लग जाए, इसलिए यही सोचकर उसके सर के नीचे तकिया रखने वाला था। मेरी बात सुनकर वो तंजिया मुस्कुराई थी, या फिर ऐसा मुझे ही लग रहा था, क्योंकि मेरे दिल में चोर था। उसे वजाहत देने के बाद मैं जल्दी से उसके कमरे से निकल गया, मगर अब मैंने उसे मारने के लिए कोई नया तरीका इख्तियार करने का सोच लिया था, क्योंकि तकिया मुंह पर रखकर मारने वाला तरीका दूसरी बार भी नाकाम हो गया था। मैं अपने कमरे में टहल रहा था और सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जब मेरे शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मेरा दिमाग भी उस वक्त शैतान का घर बना हुआ था, जहाँ मुख्तलिफ मंसूबे नशोनुमा पा रहे थे, और मैं बुराई के ज़ेरे असर अपने दिमाग को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। अपने दिमाग में आने वाली इस नई तरकीब पर मैं बहुत खुश हुआ और अपनी इतनी हाजिर दिमागी को शाबाश दी। जोया को मारने के लिए जो तरीका मेरे जहन में आया था, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका था। इस तरह सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। इस तरीके को इख्तियार करने के बाद कोई मुझ पर शक भी नहीं कर पाता और मेरा काम भी बहुत आसानी से हो जाता। फिर अचानक मेरा रवैया जोया से बहुत ज़्यादा बदल चुका था। वो मेरे बदले रवैये को देखकर हैरान थी, मगर उसे यही लग रहा था कि मैं दोबारा से उसके पैसे पर कब्जा करने के लिए उसके साथ अच्छा होने का दिखावा कर रहा हूँ। बात तो यही थी, मगर आधी अधूरी थी। मैं यही दिखावा करके उसे मार सकता था, वरना उसे मारना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उसके लिए खाना बनाया, बहुत प्यार से खुद उसे खाना खिलाया। मैं बच्चों के साथ भी बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। मेरा रवैया आज बिल्कुल वैसा था जैसे शादी के शुरू के दिनों में था, जब मुझे जोया से पैसे निकलवाने थे। अपने और बच्चों के साथ अच्छा रवैया देखकर उसने मेरे साथ शादी की हामी भरी थी, और शादी के बाद अपना रवैया, पैसा, सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया था। मुझे लगा था कि जोया भी दूसरी आम औरतों की तरह डब्बू सी होगी, जो सब कुछ मेरे हाथ में देने के बाद मुझसे डर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। जोया ने अपने बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी, और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मेरे यही हालात रहते तो वो जल्द ही मुझसे तलाक ले लेगी, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत था और जोया मामूली सी शक्ल और सूरत की मालिक थी। इसके बावजूद मैंने उससे शादी कर ली थी, क्योंकि मैं उसकी दौलत पर ऐश करना चाहता था। मगर मेरा ये ख्वाब अधूरा रह गया था, और अब अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। जोया का पैसा देखकर मैंने अपनी एक खूबसूरत तरीन मंगेतर को भी ठुकरा दिया था,
जिसकी वजह से ख़ानदान वालों ने मुझसे कितना ताल्लुकी कर ली थी। मगर मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ पैसे से गर्ज थी, जो सिर्फ और सिर्फ ज़ोया से शादी करने के बाद ही मुझे मिल सकता था। अब मैंने ज़ोया को जिस तरीके से मारने की तरकीब बनाई थी वह ज़रूर काम करने वाली थी। मैं उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, उसके बच्चों का ख्याल रखता था और उन्हें बाहर घुमाने फिराने के लिए भी ले जाता। ज़ोया ने भी कुछ मुतमईन होना शुरू कर दिया था, या फिर ऐसा मुझे ही लग रहा था। एक तब्दीली मैंने ज़ोया में नोट की थी कि वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खोई खोई सी रहती थी। वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, जबकि मैं चाहता था कि मेरे इल्तफ़ात के जवाब में वो भी गर्मजोशी दिखाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जो कि मेरे लिए बाइसे फ़िक्र था। मगर मैं उसे जल्दी अपने रास्ते से हटाने वाला था, इसलिए मैंने उसके बदले हुए रवैये को ज़्यादा खुद पर सवार नहीं किया था। आज भी मैंने ज़ोया के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था और लेकर उसके कमरे में चला गया था। मैं चाहता था कि मैं खाना खुद ज़ोया को खिलाऊं, मगर ज़ोया ने खाना खाने से मना कर दिया था। मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उसने यही कहा था कि मैं खाना रख कर चला जाऊं, वो खुद ही खा लेगी। ऐसा पहली बार हुआ था जब ज़ोया ने मुझसे अपने कमरे से जाने के लिए कहा था, मगर मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। अपना कमरा मैंने खुद ही ज़ोया से अलहदा किया था, इसलिए मैं अब उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। मैंने खाना उसकी साइड टेबल पर रखा और खाने की हिदायत करने के बाद चुपचाप अपने कमरे में आ गया। जब से मैंने अपने इल्तफ़ात की बारिश शुरू की थी, ज़ोया और भी चुप सी हो गई थी और उसकी तबीयत भी कुछ ख़राब रहने लगी थी। मैं खुश था कि मेरा मकसद पूरा हो रहा है, मगर ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। असल में तो ज़िंदगी मुझे एक बड़ा धचका लगाने वाली थी, जिसका एहसास मुझे बहुत ज़्यादा बाद में जाकर हुआ था, जब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला था। एक दिन मैं ज़ोया के लिए खाना लेकर गया, उसने गुस्से से फेंक दिया और जो कुछ मुझे कहा था वो सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी चोरी इस तरह से पकड़ी जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा नादिम होकर वापस आया था। मेरी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। मैं अपने प्लान में बुरी तरह नाकाम हुआ था, मगर अब की बार मैंने जो मंसूबा बनाया था उसमें 100% मुझे कामयाबी की उम्मीद थी। मैं रोज़ अपनी बीवी के लिए खाना बनाता और उसे ट्रे में सजाकर उसके लिए ले जाता था। मैं उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता, मगर कभी भी उसने मेरे हाथों से खाना नहीं खाया था। मैं जानता था कि मैंने अपने रवैये की वजह से खुद ही उसे दूर कर दिया था और अब मुझे पछतावा हो रहा था। मुझे बिना उसे महसूस करवाए अपना काम करना चाहिए था। बहरहाल मैं खाना रख कर आ जाता और सुबह जब देखता तो बर्तन खाली होते थे, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी बीवी खाना खा लेती है और इसी वजह से बीमार रहती है। असल में मैंने अपनी बीवी को मारने के लिए स्लो पॉइज़न इस्तेमाल करने का सोचा था और इसीलिए मैं हर रोज़ उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाता और उसमें स्लो पॉइज़न मिलाकर उसे दे आता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका बीमार होना इस बात का गवाह था कि वो खाना बाकायदगी से खा रही है। अपना मकसद पूरा होता देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मगर फिर कुछ ऐसा हो गया कि मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी बीवी को क्या वजाहत देता। एक दिन मैं अपनी बीवी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गया था। जो कुछ उसने मुझे कहा उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था। खौफ की शिद्दत से मेरी टांगें कांप रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी को मुझ पर शक हो गया और कहीं वो मुझे जेल में न डाल दे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे रह रह कर अपनी बीवी की बातें याद आ रही थीं। उसने मुझसे वो सब क्यों कहा था? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने के करीब था। हालांकि उसका रवैया मेरे साथ पहले जैसा ही था। अगर उसे पता चल गया होता कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ तो ज़रूर वो मुझे अपने घर से निकाल देती या पुलिस में मेरी कंप्लेन कर देती, मगर उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं सोच सोच कर थक चुका था कि आखिर मेरी बीवी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। अब मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। नदामत और शर्मिंदगी थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही पैसे का लालच फिर से हर एहसास पर हावी आ गया और मैंने फिर से अपनी बीवी को मारने का सोचा। इसी मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैंने पहले की तरह खाने में स्लो पॉइज़न मिलाना शुरू कर दी थी।
मेरी बीवी अपने कमरे में ही होती और कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे बिना बताए घर से बाहर जाती थी। वापसी पर उस बात की तसल्ली करके ही लौटती थी कि मैं घर पर ना हूँ। मैं चुपके चुपके उसकी तमाम सरगर्मियों पर नजर रख रहा था, मगर वो न जाने ऐसा क्या करती फिर रही थी जिसकी मुझे भी खबर नहीं थी। मैं हैरान हो रहा था कि अब तक स्लो पॉइजन ने उसे मार क्यों नहीं डाला, हालांकि मैं उसे काफ़ी मिकदार में स्लो पॉइजन दे चुका था। फिर एक दिन वो सब हो गया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। पुलिस हमारे घर पर आई और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी बीवी ने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो सब सच साबित हो चुके थे, क्योंकि मेरी बीवी के पास उन तमाम इल्ज़ामात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद थे। मैं हैरान था कि मेरी बीवी ने कब और कैसे ये सबूत इकट्ठे किए थे और मुझे खबर भी नहीं हुई थी। मेरी बीवी ने मुझसे जान छुड़वाने के लिए मजबूत तरीकाकार अपनाया था। उस रात भी उसने यही कहा था कि क्या तुम मुझसे अब इतना प्यार भी नहीं करते कि मेरे मरने की तुम्हें कोई तकलीफ हो, जिस पर मुझे लगा था कि वो मेरे तमाम प्लान्स के बारे में जान गई है। मगर जल्द ही उसके रवैये को ना बदलता देखकर मुझे ये एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर मैं गलत था। जोया को मेरे तमाम गलत मकासद के बारे में इल्म हो चुका था और उसने खुद को मुझसे महफूज करने के लिए भी तरीकेकार ढूंढ लिया था। मुझे लगा था कि जोया का दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, मगर मैं नहीं जानता था कि उसका एक बहुत पुख्ता सहारा उस मुल्क से बाहर मौजूद था, जो इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करने के लिए आन पहुंचा था और मुझे कानों कान उस बात की खबर भी नहीं होने दी थी। उन्होंने अपने तमाम मंसूबों पर अमल करके उन्हें मुकम्मल कर लिया था और उसके बाद ही मुझे इस बात की खबर हुई थी कि मेरे साथ इस तरह भी हो चुका है। जोया ने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज बेच दी थी, घर, गाड़ी, बंगला, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसने अपना बैंक बैलेंस भी किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया था और जिसे किया था उसके बारे में सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। जोया ने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो पाकिस्तान आ गया था और उसी ने सब कुछ बेचने में जोया की मदद की थी। और अब जब सब कुछ हो चुका था और मेरे पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ था, तो वो मेरे सामने आ गया था और मैं हैरान था। मैं जो सारी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता था, अब जोया ने मुझे इस तरह से नचाया था कि मैं पागल होने के करीब हो गया था। जोया का भाई लंदन में था। उसी के साथ राब्ता करके जोया ने अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया था और उसे कहा था कि उसे गलती हो गई है, वो गलत इंसान के हाथों फंस बैठी है जो उसे तबाह और बर्बाद करने के साथ साथ उसको मारने के दर पे है। मगर ये राज अभी तक नहीं खुला था कि जोया को मेरे इरादों के बारे में खबर कैसे हुई। हालांकि मैंने बहुत सफाई से अपना काम किया था, उसे कभी भी मुझ पर शक नहीं हो सकता था, मगर मैं नहीं जानता था कि जोया मुझसे भी 4 कदम आगे थी। उसने अपने शौहर के बगैर काफ़ी वक्त गुजारा था और इसी बात ने उसे काफ़ी ज़्यादा चालाक भी बना दिया था। वो ज़माने के मिजाज और रंग ढंग को समझने लगी थी। मेरी मोहब्बत को देखकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी, मगर उसे उस बात की अच्छे तरीके से खबर थी कि दूसरे बंदे का रवैया जब बदलना शुरू हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा रवैया भी जब बदला था तो उसे महसूस हो गया था कि अब मैं उसकी दौलत हथियाने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। इसलिए उसने अपने घर में CCTV कैमरे लगवा लिए थे और वो अपने कमरे में बैठी हर वक्त मुझ पर नजर रखती थी। जब मैं उसे मारने के इरादे से तकिया लेकर उसके कमरे में आया था तब भी उसे खबर हो गई थी, और जब मैं उसके खाने में जहर मिलाकर उसे देता रहा था उसे तब भी इल्म हो गया था, मगर फिर भी वो चुपके से अपना काम करती रही थी। मुझे याद आ रहा था कि वो खाना नहीं खाती थी। जब भी मैं उसे खाना देता था वो हमेशा रखने के लिए कह देती थी और शायद फिर बाद में वो खाना फेंक देती होगी। उसने मेरे हाथ का बना खाना अपने बच्चों को भी कभी नहीं खिलाया था। शायद उसे मुझ पे यकीन ही नहीं था और वो समझती थी कि मैं उसके बच्चों के खाने में भी जहर मिलाऊंगा। हालांकि मैं बच्चों को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोच रहा था। जब मेरा राज फाश हो चुका था तो मेरे पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने जोया से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, मगर जोया ने मुझे माफ़ ना किया और मैं जेल चला गया, जहाँ जेल में ही मुझे तलाक के पेपर्स भिजवाए और ख़ुद अपने भाई के साथ लंदन चली गई, क्योंकि उसका भाई अपना कारोबार वहीं करता था और उसने जोया के लिए भी वहीं पर बिजनेस सेट करने का इरादा कर लिया था और उसे अपने साथ ले गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि पाकिस्तान में जोया को अकेला छोड़ना ख़तरे से खाली नहीं है। वो इसी तरह के जज्बाती सहारों को पाकर उनकी तरफ माइल होती रहेगी और धोखा खाती रहेगी। मैंने जोया के साथ पैसे की लालच में शादी की थी, मगर फिर भी अल्लाह ने मुझे मेरी नीयत के बरखिलाफ अच्छे से नवाज दिया था।
वो वफाशुआर और ख्याल रखने वाली बीवी थी। बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते थे। अगर मैं उनका आसरा बन जाता तो वो मुझ पर जान देते, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उल्टा अपनी लालची तबीयत के हाथों मजबूर होकर जोया को मारने की साजिश कर ली थी, जिसका सरासर नुकसान मुझे ही हुआ था। महलों जैसा घर, गाड़ी और बना बनाया बिजनेस पाकर भी मेरी तबीयत नहीं भरी थी। मैंने गलत इरादा किया था, जिस पर अल्लाह ने मेरी पकड़ की थी, और अब मैं अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी जेल में गुजार रहा हूँ और ये कहानी भी यहीं बैठे आपको सुना रहा हूँ। मैं आप सबको नसीहत करना चाहूँगा कि कभी भी लालच के हाथों मजबूर होकर कोई इंतहाई कदम ना उठाएं, वरना नुकसान आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है। औरत को कमज़ोर समझने की गलती कभी ना करें। প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান দিন রাত তোরে আমি সব